लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक। बस इतना पढ़ो और पास हो जाओ, राइट? तो देखो, कंपोजिशन स्कीम अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत ल्यूसिड तरीके से इतना सिंपल वे में आपको बताऊंगा और पूरा चैप्टर आपके कवर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन मैक्सिमम हाफ एन आवर आपका पूरा चैप्टर ओवर। ओके, देखो क्या होता है कंपोजिशन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको कम रेट ऑफ टैक्स पे करने के लिए बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो हमारे अभी के जो जीएसटी रेट्स है, लाइक 12%, 18%, 28%, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो, जो छोटे बिजनेस, जो लोग छोटे बिजनेसमैन है या कम स्केल पे बिजनेस करते हैं, इनके लिए हमने कंपोजिशन स्कीम लाई। तो ये छोटे मतलब कौन? तो उन्होंने बोला कि अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 सीआर है ना, इक्वल टू और लेस देन 1.5 सीआर है, तो आप करंट ईयर में एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। ओके, तो करंट ईयर में आप एलिजिबल कब रहोगे? अगर पिछले साल का टर्नओवर आपको देखना है, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका अप टू 1.5 सीआर है, 1.5 करोड़ रुपीज है, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। पहले तो अपन एलिजिबिलिटी समझ लेते। फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए उन्होंने बोला कि अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पीछे देखना है आपको, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 75 लाख है, तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो ये कौन से है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी अपन देखेंगे अभी। ओके सर, हमारा ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस ही है, मतलब हम आज से ही बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो फिर लास्ट ईयर का टर्नओवर कैसे देखेंगे? ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप इस साल से बिजनेस चालू कर रहे होंगे तो लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका कितना होगा? जीरो, कंप्लीट जीरो। तो आप करंट ईयर के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि अप टू 1.5 सीआर हो गया, जीरो मतलब, राइट? तो सिंपल बात समझ गए सर। एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, करंट ईयर में आपको देखना है तो पिछले साल का टर्नओवर देखना है, अगर वो अप टू 1.5 सीआर है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट अप टू 75 लाख, ये सब लिखा है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से? देखो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सब दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ध्यान रखना, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आते, मतलब इनके लिए लिमिट है 1.5 सीआर। तो आपको अप टू 1.5 सीआर है अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस वन, दिस स्पेशल कैटेगरी, तो उनके लिए 1.5 सीआर देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर क्या मतलब? जैसा हमने देखा पिछले साल में 1.5 सीआर चाहिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए डायग्राम मैंने बनाई है, तो देखो फटाफट। ये मिस्टर एक्स है, वेदर ही विल बी एलिजिबल और नॉट, ये अपन देख रहे हैं। तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको क्या क्या देखना है? नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज, जो सप्लाई करेगा, जैसे मिस्टर एक्स है वो जो भी गुड्स बेच रहा है, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन उसके ऊपर का जीएसटी आपको कंसीडर नहीं करना है। एग्रीगेट सप्लाई जब आप देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर जब आप देखेंगे, तो आपको जीएसटी उसमें एड बैक नहीं करना है, मतलब जीएसटी टर्नओवर में नहीं आएगा। ओके, तो देखो जीएसटी को मैंने कट किया। एग्जिम सप्लाईज आपको ऐड करना है पूरे, जितने भी आपने किए, नील रेटेड सप्लाईज भी, और उसके साथ साथ इंटर स्टेट सप्लाई भी आपको ऐड करना है। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये चार चीज मिलके हो जाएगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर। कौन कौन से? नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई जो आप कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज में, दूसरा हम लोगों ने देखा एग्जिम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। ये चारों का क्लबिंग करने के बाद आपको मिलेगा एग्रीगेट टर्नओवर, और वो अगर 1.5 सीआर, अप टू 1.5 सीआर है, और इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट अप टू 75 लाख, तो फिर आप करंट ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। ओके, अगर आप कोई गुड्स पे रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहे हो, रिवर्स चार्ज में, तो वो आपको कंसीडर नहीं करना है। मान के चलो कि आपने किसी सप्लायर से परचेस किया और उसके ऊपर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहे हो, तो वो इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंसीडर नहीं करना है। तो वही वहां पे दिया है, फटाफट एक बार देख लो। एग्रीगेट टर्नओवर मींस क्या होता है? ऑल द टैक्सेबल सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ये जो बताया आपको मैंने, ये वाला।
उसके बाद एग्जाम सप्लाईज को ऐड करना है, एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज, आई कैन कॉल इट एज नील रेटेड, इंटरस्टेट सप्लाई, राइट, ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया लेवल बेसिस। मतलब अगर आपके 4 स्टेट में बिजनेस है तो पूरे 4 स्टेट का टर्नओवर आपको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर का। बट एक्सक्लूड क्या करना है, ये 4 सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। मतलब आप कभी भी ये टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे बताया, देखो नॉर्मल सप्लाई 60 लाख का है, एग्जिम सप्लाई 40 लाख का है आपका, नील रेटेड 50 लाख का है और इंटरस्टेट अभी के लिए 0 है। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 1.5 सीआर, एग्जैक्ट 1.5 सीआर है, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो गाइस, पक्का जा सकते हो। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम में अप टू 1.5 सीआर है, यहां पे आपकी टोटल 1,50,00,000 है, आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। और ये 6 लाख जो है 10% का जीएसटी, ये जीएसटी को आपको टोटल के लिए कंसीडर नहीं करना है, मतलब ये टोटल आपके काम की नहीं। ओके, और रिवर्स चार्ज को भी कंसीडर नहीं करना है। देन स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेस। मतलब क्या कि आपका मान के चलो कि एक शॉप है किराना शॉप और दूसरा एक आपका शॉप है मेडिकल शॉप, ये सेम पैन नंबर पे एक ही पर्सन चला रहा है, एक पैन पे किराना शॉप भी है उसका और मेडिकल शॉप। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किराना शॉप के लिए सर मैं है ना तो कंपोजिशन स्कीम में जाता हूं और मेडिकल शॉप के लिए मैं नॉर्मल स्कीम में जाता हूं, ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो दोनों के लिए कंपोजिशन स्कीम आपको लेना पड़ेगा, आप अलग अलग स्कीम नहीं ले सकते। देन नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स। क्या रेट है कंपोजिशन के, कितना कम परसेंटेज से हमें भरना पड़ेगा, लोग क्यों आते हैं। देखो 3 एलिजिबल पर्सन है, ये 3 लोग एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए। मैन्युफैक्चरर के लिए रेट है सीजीएसटी का 0.5, एसजीएसटी का 0.5, टोटल 1%। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस बिजनेस में हो, रेस्टोरेंट, ओनली रेस्टोरेंट सर्विस, तो फिर आपके लिए 2.5%, मतलब 5% का रेट है टोटल। और अदर सप्लायर्स है, अदर सप्लायर्स आई कैन कॉल ऑफ गुड्स लिख दो आप वहां पे, तो आपके क्योंकि सर्विसेज के लिए ये कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट अगर आप सर्विस है आपकी तो ही आपको कंपोजिशन स्कीम है, अदरवाइज आपको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है गाइस। तो अदर सप्लायर में कौन कौन आते हैं, ट्रेडर आ गए, है ना, आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरर को छोड़ के ट्रेडर है आप, या होलसेलर है, रिटेलर है, इन सब के लिए अदर सप्लाई 0.5 मतलब 1% का रेट है। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया, मैन्युफैक्चरर को 1% से टैक्स पे करना है ऑफ टर्नओवर जो भी आएगा आपका, रेस्टोरेंट सप्लायर्स के लिए 5% और अदर सप्लायर्स के लिए 1%। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ओके, 5th पॉइंट देखो, सर्विसेज कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लायर। प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, क्या प्रॉब्लम हो रहा था बताओ सर। प्रॉब्लम ये हो रहा था, मान के चलो कि मैं कोई होलसेलर हूं, राइट, अब वो होलसेलर गुड्स का सप्लाई कर रहा है, राइट, बट कुछ लोग क्या बोलते, मैं अब होलसेलर में तो मैंने कंपोजिशन में आ गया, बट कुछ लोग बोले कि सर हमारे प्रीमाइसेस तक आप ही सामान पहुंचा के दो, गुड्स पहुंचा के दो। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दूंगा, देखो ये एक सर्विस हो गई सर्विस, तो फिर मैं कंपोजिशन के बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि कंपोजिशन में तो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस ही अलाउड है, बाकी कोई कंपोजिशन में सर्विस ही अलाउड नहीं थी। तो ये हार्डशिप हो रही थी ये होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ये हार्डशिप रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो आप कुछ परसेंटेज सर्विसेज का, अदर सर्विसेज का भी दे सकते हो, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज का भी दे सकते हो। मतलब क्या सर, मतलब ये गाइस, सर्विसेज दैट कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लाई, जो कंपोजिशन वाला डीलर है वो सर्विसेज दे सकता है, लेकिन कितने वैल्यू की दिया है वो ये 2 पॉइंट्स में आपको बताया, कितने मैक्सिमम कितने वैल्यू की देना है वो बताया। तो चलो एग्जांपल से समझते अपन क्या बोलता है। देखो कि अगर आपका आप उन्होंने बोला कि आप आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखो, तो मान के चलो कि मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है 110 लाख। ओके, दिस इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, ध्यान से सुनना, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है मेरा 110 लाख। तो करंट प्रीवियस ईयर में मैं कितने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं, कितने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। तो देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कर सकता हूं, तो उन्होंने क्या बोला, चलो आप रेस्टोरेंट में तो नहीं हो, अदर सर्विसेज कितने रुपए की आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप क्या करो, ये टर्नओवर का 10%, नंबर 1,
ए पॉइंट में उन्होंने बोला, ये ए पॉइंट में 110 lakhs into 10%, that is 11 lakhs, और बी पॉइंट 5 lakhs, विच एवर इज हायर, ये बी पॉइंट 5 lakhs, विच एवर इज हायर मतलब 11 lakhs या और 5 lakhs, विच एवर इज हायर, इतने रुपए तक की आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो गाइस। इसके ऊपर अगर आप सर्विस मान के चलो 11 lakhs और 5 lakhs, विच एवर इज हायर मतलब कितने की आ गई, 11 lakhs की। तो अगर आप अप टू 11 लाख की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। मतलब आपने गुड्स तो बेचे ही, होलसेलर ने गुड्स तो बेचे, मान के चलो गुड्स बेचे उसने 50 लाख के, अब वो 50 लाख के गुड्स के ऊपर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे सकता है 11 लाख तक। अगर उसकी सर्विस 12 लाख की चले गई पूरे साल भर में, करंट प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। गाइस समझ में आया? मैं वापस एक बार बता रहा हूं, देखो कंपोजिशन डीलर सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट रेस्टोरेंट की सर्विस, ओके। लेकिन कुछ लोगों को हार्डशिप हो रही थी, जैसा मैंने ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला यस यू कैन गिव दैट सर्विस, बट उसके लिए हम लिमिट लगा देंगे। कितनी लिमिट? चूंकि आपका वो मेन सर्विस का ही बिजनेस शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए लिमिट लगा देंगे। कितनी लिमिट सर? पिछले साल का टर्नओवर का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतने मैक्सिमम अमाउंट की आप करंट प्रीवियस ईयर में सर्विस दे सकते हो। इससे ऊपर अगर आपकी सर्विस चले गई तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। अरे समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का समझ में आ गया। चलो वही एग्जांपल आपको वहां पे दिया है, वो एग्जांपल आप देख सकते हो। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फिफ्थ पॉइंट में देखो, फिफ्थ पॉइंट, अभी फोर्थ देख के अपन रेट वाला, फिफ्थ देखो, पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते? तो पहला उन्होंने बोला है, देखो गाइस, सप्लायर अदर देन मेंशन इन पॉइंट नंबर 4। देखो ये पॉइंट नंबर 4 है आपका, ये तीन लोगों को छोड़ के कोई भी और इधर ऑप्ट कर ही नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस वाला और अदर सप्लायर ऑफ द गुड्स। उसके बाद सप्लायर जो नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है, अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, इंटरस्टेट सप्लायर के लिए भी, मतलब आप एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं। अरे ये छोटे लोग हैं, विद इन स्टेट माल बेचो, आप दूसरे, आप इमेजिन करो आपके घर के बाजू वाला किराना दुकान वाला, कपड़े की शॉप वाला, ये छोटे छोटे लोग जो है इनके लिए कंपोजिशन स्कीम है। आप इंटरस्टेट में अगर गुड्स बेचोगे तो आपको कंपोजिशन में आने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज इंटरस्टेट परचेस अलाउड है, लिख लो, इंटरस्टेट परचेस अलाउड है। आप दूसरे स्टेट से परचेस कर सकते हो, गुड्स को प्रोक्योर कर सकते हो, इंटरस्टेट को बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे तो आप कंपोजिशन के बाहर हो जाएंगे। पर्सन सप्लाइंग द गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन के बाहर हो जाओगे। एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टन नोटिफाइड गुड्स, तो कौन से गुड्स है सर? ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से गुड्स है सर? आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, वाटर, एयरटेड वाटर एंड टोबैको मैन्युफैक्चरिंग सब्सटीट्यूट। ये अगर गुड्स में आप डील कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। चाहे आप इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सप्लायर हो, आप कंपोजिशन से बाहर हो जाएंगे। अगर आप आइसक्रीम सप्लाई कर रहे हो, एडिबल आइस कंटेनिंग, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, एयरटेड वाटर, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड एंड टोबैको सब्सटीट्यूट, ये गुड्स अगर आप गाइस इसको याद कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गुड्स में आप डील कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 चीजें अभी के अभी आप फटाफट ABCDE 5 पॉइंट रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस और सप्लायर के अलावा कोई नहीं आ सकता। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आप इधर नहीं आ सकते कंपोजिशन में। इंटरस्टेट सप्लाई वाले नहीं आ सकते। अगर आप गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। और आप इन सब गुड्स में डील कर रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन परचेस के ऊपर, मतलब इंटरस्टेट परचेस के ऊपर, ये पॉइंट जो बताया उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इंटरस्टेट सेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन विद द सेम पैन। ये ऑलरेडी बता दिया गाइस मैंने। अगर आपके अलग अलग बिजनेस है, एक ही पैन नंबर पे एक पर्सन चला रहा है, तो फिर आपको सभी के लिए कंपोजिशन में जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दिया, देखो, सेल ऑफ फुटवेयर आपका कर्नाटका में है, सेल ऑफ मोबाइल फोन कर्नाटका में है, रेडीमेड गारमेंट्स का राजस्थान में, तो तीनों के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ेगा।
कंपोजिशन स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द 3 यूनिट्स, तीनों यूनिट्स के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन लैप्सेस इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 सीआर और 75 लाख। ध्यान से सुनना गाइस, अगर देखो हमने देखा कि लास्ट ईयर में अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन में आ सकते हो। अरे बराबर सर, समझ में आया। अगर आपका करंट ईयर में, ध्यान से सुनना, अगर आपका करंट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चले गया, मान के चलो आपका करंट ईयर चालू हो गया अप्रैल से, राइट, अप्रैल से करंट ईयर चालू हो गया। चलो मैं डायग्राम निकाल के आपको बताता हूं। लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर था 100 लाख, मतलब 1 करोड़, तो आप करंट ईयर में आ गए कंपोजिशन में। अब कंपोजिशन में जब आए तब आपका यहां पे दिसंबर महीने में ये टर्नओवर चले गया 1 करोड़ 60 लाख। लेट्स से इसका टर्नओवर 1 करोड़ से, तो द मूवमेंट आपका टर्नओवर क्रॉसेस 1.5 करोड़ रुपीस, जैसे ही आपका यहां पे करंट ईयर में 1 करोड़ 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर लेगा, उस दिन से वो टाइम से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे, आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और आप नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिक चले जाओगे। मतलब आपको जो ये रेट्स है जो बताया मैंने 1%, 5%, 1%, ये रेट अब अप्लीकेबल नहीं। द मूवमेंट करंट ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से ऊपर चले जाएगा, आप कंपोजिशन से बाहर निकल जाओगे। और फिर जब अगले साल में जाओगे तो ऑफ कोर्स आप कंपोजिशन में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि करंट लास्ट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका 1.6 करोड़ हो जाएगा। अरे राइट, समझ में आ गया सर। उसके बाद कंपोजिशन टैक्स नॉट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट। इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप कंपोजिशन में गए हो, जो आपका 1% रेट है, 5% रेट है, 1% रेट है, अगर आप कंपोजिशन में हो तो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या सर? मतलब आपने अगर कोई गुड्स 10,000 रुपए के बेचे, सेल किए, सप्लाई किए, तो उसके ऊपर 1% आपको खुद को भरना है। 10,000 इंटू 1%, मतलब 100 रुपए आपको गवर्नमेंट को दे देने। अरे समझ में आया? आप लोगों से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते, नॉर्मल केस में बिल बनाते 10,000 रुपए का, इसके ऊपर सीजीएसटी लगाते, एसजीएसटी लगाते। यहां पे कंपोजिशन में आप वैसा नहीं कर पाएंगे। कंपोजिशन में आपको ये 10,000 रुपए के ऊपर 1% खुद ही को भरना है और गवर्नमेंट को पे कर देना है। अरे बात समझ में आई? मतलब ये बोल रहे सर कि हम कंपोजिशन में टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि टैक्स इनवॉइस अगर आप इशू करेंगे तो आपको ये टैक्स लगा के देना पड़ेगा। कंपोजिशन डीलर जो रहेगा वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसे इशू करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। सर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ऑफ सप्लाई मतलब टैक्स इनवॉइस की जगह एक नया डॉक्यूमेंट कंपोजिशन डीलर को इशू करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। तो कंपोजिशन डीलर कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, और बीइंग वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसे क्या इशू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। सर एक बात और बताइए ना, कि अगर ये मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने किसी को गुड्स बेचा, हां जी सर, मैंने किसी को गुड्स बेचा और मैंने उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू किया, बिल ऑफ सप्लाई। अरे बराबर सर, बिल्कुल समझ गए। 1,000 रुपए का 10,000 रुपए के गुड्स थे। अब मैं टैक्स तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो सेपरेट लगा ही नहीं पा रहा हूं सर, क्योंकि ये 10,000 के गुड्स मैंने बेचे, तो मैं बीइंग कंपोजिशन में हूं, मुझे 100 रुपए गवर्नमेंट को भर देना है बस। अरे बराबर, बिल ऑफ सप्लाई में आप अलग से टैक्स लगा के नहीं दे सकते। तो ये जो परचेसर है, जिसने, मान के चलो ये मिस्टर एक्स है जो सप्लायर है, और मिस्टर वाई ने जो गुड्स परचेस किए, वो तो क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा। क्यों क्रेडिट नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है। क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब उसके पास टैक्स इनवॉइस जाएगा। मैं तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या इशू कर रहा हूं? बिल ऑफ सप्लाई। हां जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, उसके पास बिल ऑफ सप्लाई है। बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे वो क्रेडिट नहीं ले सकता। सर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। मतलब अगर मैं, ध्यान से सुनो, मैं कंपोजिट सप्लायर हूं और मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो आप भी उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला? जो टैक्स में गवर्नमेंट को 100 रुपए भर रहा हूं, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो टैक्स मैंने आपसे कलेक्ट ही नहीं किया, वो तो मेरी जेब से मैंने भरा है, तो आप उसका क्रेडिट कभी भी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते गाइस।
उसके आगे देखो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, अब भी बताया। तो आप रेसिपिएंट से, मतलब मैं आपको बेच रहा हूं तो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता आपसे, और बीइंग मैं आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आप इसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। उसके बाद देखो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो और फिर भी जबरदस्ती आपने 1% या फिर 5% या 1% से टैक्स भरा, तो आपके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाएंगे। सेक्शन 73 और 74 के हिसाब से अपन देखेंगे, 73 74 स्पेशल चैप्टर वहां पे देखेंगे। कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर द टैक्स पेयर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या है सर, मान के चलो कि ये कोई कंपोजिशन वाला डीलर है, ये मिस्टर एक्स कंपोजिशन वाला डीलर है, ओके। अब इसको जो ये आउटवर्ड सप्लाई करेगा, आउटवर्ड सप्लाई जब करेगा, तो उसको तो हमें मालूम है सर 1%, 5% या 1%, जो भी कैटेगरी में वो फंसेगा उस कैटेगरी के हिसाब से टैक्स भर देना। बट मान के चलो उसने कोई गुड्स परचेस किए जिसपे रिवर्स चार्ज में ये मिस्टर एक्स को ही टैक्स भरना है। मान के चलो ये मिस्टर वाई है, इसने इसको गुड्स बेचा और इसकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में, तो क्या रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरते समय भी यही रेट लगेंगे क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला ना, अगर ये रिवर्स चार्ज में भर रहा है तो जो रेट एप्लीकेबल होगी रिवर्स चार्ज के, मान के चलो 12%, 18%, 28%, जो भी रेट एप्लीकेबल होंगे वो रेट लगेंगे। जो कंपोजिशन वाले रेट्स है वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, इनवर्ड सप्लाई के रिवर्स चार्ज के लिए नहीं है। मतलब रिवर्स चार्ज में तो आपको जो रेट एप्लीकेबल है वही भरना पड़ेगा, ये जो रेट्स है कंपोजिशन वाले, ये रिवर्स चार्ज को नहीं लगेंगे, वही वहां पे बोला है। देन कस्टमर कैन नॉट टेक एंटाइटल टू क्रेडिट ऑफ कंपोजिशन टैक्स, अब भी बताया जो कस्टमर है सामने वाला पर्सन वो क्रेडिट नहीं ले सकता। अरे समझ में आया? हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। आगे क्या है सर, स्टेट द क्लैरिफिकेशन मेड वाइड सीजीएसटी रिमूवल ऑर्डर, एक ऑर्डर आया डिफिकल्टी ऑर्डर 2019। गाइस यहां तक जो बताया 12 पॉइंट, ये कंपोजिशन के पूरे पॉइंट्स कवर हो गए। अगर आप इतना भी पढ़ के गए, देखो 20 मिनट में मैंने पूरा कंपोजिशन चैप्टर आपका खत्म कर दिया, इतना पढ़ के गए तो कंपोजिशन आपका क्लियर। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है स्टेट क्लैरिफिकेशन, एक ऑर्डर आया डिफिकल्टी ऑर्डर, उसमें क्या लिखा था देखो, हमने देखा गाइस कि वो जो आपका कंपोजिशन का लिमिट है वो है आपका 1.5 CR लास्ट ईयर का, अरे बराबर। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो अगर कोई एग्जाम सर्विस है, लेकिन कौन सी एग्जाम सर्विस, एक ही एग्जाम सर्विस के बारे में बात की उन्होंने, देखो कौन सी सर्विस है वो, एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये सर्विस अपन अगले चैप्टर एग्जामिनेशन में देखने वाले, अभी समझ लो बस क्या है कि ऐसी कोई एग्जाम सर्विस है, कौन सी गाइस, एक ही एग्जाम सर्विस है, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, जिसमें एक्सटेंडिंग डिपॉजिट है, लोन्स एडवांसेस एंड इसका कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो सवाल यह था कि देखो ये है मिस्टर एक्स, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 110 लाख का। हम देखें कि एग्रीगेट टर्नओवर में पूरे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी आपको ऐड करना है, पूरे एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बट उन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग दिस वन, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई को आप ऐड मत करो एग्रीगेट टर्नओवर में, राइट। देखो मतलब क्या, अब मान के चलो ये इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट उसको मिला, बैंक इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला लास्ट ईयर में उसको 50 लाख का, तो नॉर्मल टर्नओवर आपका सब मिला के, मतलब नॉर्मल टर्नओवर या बाकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई या एक्सपोर्ट टर्नओवर मिला के आपका 110 लाख का, और आपका ये इंटरेस्ट है 50 लाख का, तो टोटल इसका टर्नओवर कितना हो गया गाइस, 160 लाख, 160 लाख का टर्नओवर हो गया इसका, अरे बराबर। क्या ये करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? वैसे तो आप बोलेंगे नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये एक ऑर्डर लाके बोला कि ये जो सर्विस है, एग्जेम्प्ट सर्विस है, ये एग्जेम्प्ट सर्विस, अकेली एग्जेम्प्ट सर्विस जो कौन सी है गाइस, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, इस एग्जेम्प्ट सर्विस को एग्रीगेट टर्नओवर के लिए काउंट मत करो। मतलब अब आपका टर्नओवर 110 लाख ही रह गया, 160 लाख नहीं, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन में जा सकते हो। अरे बात समझ में आई? तो एग्जेम्प्ट एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकालेंगे, वैसे तो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विस सब ऐड करते, बट ये सर्विस को आपको कंसीडर नहीं करना है। अरे बात समझ में आई?
सिमिलरली जो 10% हम लोग निकाल रहे थे, 10% निकाला हम लोगों ने, वो 10% और 5 लाख, उसके लिए भी ये कंसीडर मत करना। मतलब अगले साल जब आप 10% करोगे तो 10% ये 110 लाख का करना, न कि 160 लाख का। अरे बात समझ में आई? राइट सर, इसके अलावा और कोई एग्जेम्प्टेड सर्विस होती तो, जैसे एग्जांपल मान के चलो एक एग्जेम्प्टेड सर्विस है फार्म लेबर सप्लाई की, फार्म लेबर सप्लाई, ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है और उसकी वैल्यू है 50 लाख। मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है, अभी दूसरे एग्जांपल में ये इंटरेस्ट नहीं है, मान के चलो फार्म लेबर सप्लाई, तो नॉर्मल टर्नओवर आपका 110 लाख प्लस ये 50 लाख 160 लाख। क्या आप कंपोजिशन में जा पाओगे? द आंसर इज नो। अब आप कंपोजिशन में नहीं जा पाओ, राइट। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको बस ये वाली जो सर्विस है, ये वाले सर्विस को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो इसी के लिए ये एग्जांपल दिया है, फटाफट आप रीड कर लो, पूरा डिटेल में मैंने एग्जांपल समझाया। आप नहीं समझे तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल विद आंसर, पूरा एग्जांपल यहां पे समझाया। देन नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, देखो क्या है, कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट वाली स्कीम। तो यहां पे मैं बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका। पहले तो ये चैप्टर पूरा ही आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंपोजिशन में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो ये पॉइंट्स तक तो पूरा कंपोजिशन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला क्लैरिफिकेशन बी कैटेगरी में आपने डाला तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ही पॉइंट है तो आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद मैंने ये बोला ए कैटेगरी में डालो, ए प्लस प्लस कैटेगरी में डालो, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हर बार पूछ सकती है अलग अलग वे में घुमा के, राइट। तो देखो ये क्या है, इट इज सिमिलर टू कंपोजिशन स्कीम गाइस, सिमिलर टू कंपोजिशन स्कीम। क्या बोलना चाह रहा है, देखो जो लोग, ध्यान से सुनो, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर पाए गाइस, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर पाए, उनके लिए गवर्नमेंट ने कंसेशनल रेट स्कीम लगाई। जैसे एग्जांपल, हर सर्विस सप्लायर के लिए स्कीम नहीं है। जैसे ये कंपोजिशन स्कीम हमेशा सिर्फ रेस्टोरेंट वालों के लिए आई। तो मैं आशीष, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इतना पुण्य का काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं आशीष तू कंपोजिशन में नहीं आ सकता। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भाई ये क्या बात हुई? तो फिर गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक नई स्कीम लाई, ऑप्शन टू पे द कंसेशनल टैक्स। ऑप्शन टू पे द कंसेशनल टैक्स मतलब क्या गाइज? मतलब ये है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा पा रहे हो कोई भी कारण की वजह से, तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हो, इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। तो देखो वहां पे लिखा है जो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते वो लोग यहां पे आ जाओ, लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या डाली? कंडीशन ये डाली गाइस कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू 50 लाख से अप टू 50 लाख, वो करंट प्रीवियस ईयर में कंसेशनल स्कीम को अप्लाई कर सकते हो अप टू 50 लाख। मतलब क्या कि अगर पिछले साल का अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है तो आप करंट ईयर में ये ऑप्शनल कंसेशनल स्कीम में आ सकते हो, ये कंसेशनल स्कीम में। और फिर आप ये स्कीम कब तक एप्लीकेबल रहेगी आपको? जब तक आपका टर्नओवर करंट ईयर का भी 50 लाख रहे। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चले गया करंट ईयर का, तो आप नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके गाइस, और इसका रेट है 3% गाइस, 3% सीजीएसटी का एंड 3% एसजीएसटी का, मतलब टोटल 6% है, टोटल 6% है, दोनों मिला के 3% नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, दिस इज ऑप्शनल स्कीम, ध्यान से सुनो, ऑप्शनल। वो जो कंपोजिशन थी वो भी ऑप्शनल स्कीम थी। मतलब क्या सर, हमारा पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, मतलब 80 लाख ही है, क्या हमें जरूरी है कंपोजिशन स्कीम ही फॉलो करना? नहीं नहीं गाइस, बिल्कुल जरूरी नहीं, वो भी ऑप्शनल स्कीम थी, ये भी ऑप्शनल, ये आपके ऑप्शन पे कि आपको ये स्कीम्स को ऑप्ट करना है या नहीं करना है, राइट। दिस इज कंप्लीटली डिसीजन ऑफ यू पीपल। ओके गाइस, सर समझ में आ गया। ऑप्शन टू पे द कंसेशनल टैक्स रेट, तो देखो with effect from 1st of April 19, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year guys, preceding financial year का turnover अगर आपका up to 50 lakhs है, up to मतलब exact 50 लाख है, तो भी आप ये स्कीम में आ सकते हो। who is not eligible for the composition scheme pay 3% on first supplies of the goods up to aggregate, मतलब करंट ईयर में 50 लाख तक आप ये स्कीम के हिसाब से 3% मतलब 6% का टैक्स पे कर सकते हो। गाइस समझ में आया? कंडीशंस जो है वो वहां पे जो थी वही कंडीशन है, एक बार देख लेते फटाफट। कंडीशन क्या क्या है देखो, कि सप्लाईज आर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट मेकिंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब लीकर और पेट्रोल जो हमने वहां भी देखे था नॉन टैक्सेबल वाले,
उसके बाद आप नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, आपने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, इंटरस्टेट सप्लाई वालों के लिए नहीं है, इंटरस्टेट परचेस चलेगा, सप्लाई वालों के लिए नहीं है। आपने गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ के लिए ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना चाहिए, और आप आइसक्रीम, एडिबल आइस, कोका, पान मसाला, ये जो वहां देखे वो सब गुड्स यहीं पे कॉपी पेस्ट है। मतलब ये सब गुड्स में अगर आप एंगेज है तो आप कंपोजिशन स्कीम में, मतलब कंपोजिशन नहीं सॉरी ऑप्शनल स्कीम में आप एंटर नहीं कर सकते। कंसेशनल स्कीम जो है 3% वाली, उसमें आप नहीं आ पाएंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन शॉल नॉट कलेक्ट, वहां भी देखो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपन, राइट। ये अपनी जेब से आपको भरना है, 3% अपनी जेब से भरना है। आप सामने वाले से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ही आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे। आपको बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना है, और सामने वाला पर्सन क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा। जैसे मैं कंसेशनल स्कीम में हूं, मैं आपको इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, तो आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते। सर समझ में आ गया, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, और उसमें क्लियर कट वो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज। मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूं बॉस, मैं टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्सेस, वो सब दिया है वहां पे। उसके बाद देखो वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो सभी बिजनेस में आपको कंसेशनल स्कीम वाला फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में कंसेशनल स्कीम, एक बिजनेस में नॉर्मल, आपको सभी के लिए सेम पैन पे अगर है तो 3% सभी बिजनेस के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे द टैक्स एट 3%, नोटिफिकेशन शॉल बी लायबल टू पे CGST 3% ऑन द फर्स्ट सप्लाईज, मतलब 50 लाख तक आपको ये पूरे के पूरे अमाउंट पे करंट ईयर का। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि आपका पिछले लास्ट ईयर का टर्नओवर है, मान के चलो 40 लाख, ये प्रीवियस ईयर का, तो करंट प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर जब तक, मान के चलो ये अप्रैल टू मार्च है, तो यहां पे दिसंबर महीने में अगर आपका टर्नओवर 52 लाख गया और यहां पे आपका टर्नओवर 50 लाख, तो यहां तक तो आप 3% से भर सकते हो, बट इसके आगे आपको नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नॉर्मल स्कीम जैसे वहां भी देखा 1.5 CR के बाद ऑटोमेटिक आप नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट हो जाओगे, उसके बाद फिर आप कंसेशनल स्कीम में नहीं आ सकते। रिवर्स चार्ज अगर है, रिवर्स चार्ज के लिए तो ये 6%, 3% रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर ये कंसेशनल टैक्स वाला पर्सन कोई गुड्स रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है, कोई गुड्स या सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज में, तो फिर उसके लिए 3% का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए तो जो नॉर्मल रेट है वो भरना पड़ेगा, जैसे वहां भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी टू पे द सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3%, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ exempt सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन डिपॉजिट रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शॉल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो 50 लाख का लिमिट देखे, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। मान के चलो टर्नओवर है आपका 40 लाख का अदर टर्नओवर, और इंटरेस्ट और डिस्काउंट का फिगर है आपका लेट से 20 लाख का। वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट, यस सर मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ये कंसीडर नहीं किया जाता। राइट, समझ में आया जी? बिल्कुल सर, हाँ जी समझ में आया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको समझना है, देखो क्या है। अब मान के चलो कि देखो मैंने बोला कि ये जो कंपोजिशन कंसेशनल रेट वाला पर्सन है, ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकेगा। क्यों नहीं ले सकेगा? देखो अब मान के चलो कि ये कोई सप्लायर था, राइट। ये सप्लायर ने ये मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा, मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि मुझे कंसेशनल रेट में टैक्स पे करना है, राइट। अब ये जो सप्लायर था इसने तो जो बिल दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और ये 1 लाख रुपए पे उसने जीएसटी लगा के दिया 18,000 रुपए। तो पहले ये मिस्टर एक्स, पहले जब स्टार्टिंग में ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में नहीं था, तो ये इसने 18,000 रुपए का क्रेडिट ले लिया, है ना, आईटीसी ले लिया 18,000 रुपए का। नाउ ही डिसाइड, ये मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि मुझे कंसेशनल रेट में जाना है, कंसेशनल रेट में टैक्स पे करना है, मतलब 3% का टैक्स पे करना है। तो मुझे बताओ कि ये इसको ऑलरेडी देखो नाम में ये कंसेशनल रेट का टैक्स दे रहे, गवर्नमेंट ने बोला कि तू जो भी आउटवर्ड सप्लाई तू करेगा, जो भी आउटवर्ड सप्लाई तू करेगा
वो सप्लाई पे तू कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भर देना, मतलब सिर्फ 6% भरना। मान के चलो ये हो सकता है कि आउटवर्ड सप्लाई पे 18% का रेट है या 28% का रेट है, लेकिन गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि तू बस 6% से टैक्स भर दे यार। मुझे बताओ, गवर्नमेंट उसको कंसेशनल रेट से भी टैक्स भरने के लिए देगा और ये क्रेडिट भी देगा क्या गाइस? ये 18,000 का क्रेडिट, दोनों बेनिफिट देंगे क्या? मतलब आपको क्रेडिट भी मिलेगा और आप है ना तो कम रेट से टैक्स भी पे करो। गवर्नमेंट यहां पे लिखा है क्या? बेवकूफ है, राइट? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंसेशनल रेट में जा रहे हो तो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर ये गुड्स मैंने इनपुट है, कुछ इनपुट या जो इनपुट जो सेमी फिनिश्ड गुड्स में है अभी, सेमी फिनिश या फिर फिनिश्ड गुड्स मेरे फैक्ट्री में बन के पड़े, ये गुड्स तो मैंने पहले इधर से मंगवा लिए थे और इसके ऊपर मैंने आईटीसी तो क्लेम कर लिया है। मेरे बुक्स में, ये मिस्टर एक्स के बुक्स में आईटीसी तो पड़ा हुआ है ना भाई। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, ये जो आईटीसी पड़ा हुआ है इस आईटीसी को तू अब यूज नहीं कर पाएगा, ये तेरा नहीं है, ये अब रिवर्स कर डाल, ये तेरा नहीं है। अगर तू कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम में जा रहा है तो ये आईटीसी को हमेशा हमेशा के लिए तुझे भूल जाना पड़ेगा, राइट? तो ये आईटीसी अब वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। जो भी आईटीसी आपके इनपुट का है, जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स का है या जो भी फिनिश्ड गुड्स का आईटीसी है, ये आईटीसी अब ये कंसेशनल रेट मतलब मिस्टर एक्स यूज नहीं कर पाएगा, राइट? तो वहां पे दिया हुआ है। देन वेरी सिंपल, अगर आप एप्लीकेबल टू ऑल यूनिट्स हैविंग सेम पैन, ऑलरेडी बता दिया। अगर आपके एक से ज्यादा यूनिट्स है, आप सेम पैन पे है, तो आपको सभी के लिए कंसेशनल स्कीम में जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग ये ऑप्शन जो है, ये आपको ऑप्शन जो है कंसेशनल रेट का, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टार्टिंग ऑफ ईयर से ही लेना पड़ेगा, मतलब 1 अप्रैल से ही लेना पड़ेगा, राइट? सर क्या हम अगर मान के चलो मेरा बिजनेस ही मई महीने में चालू हो रहा है तो अप्रैल से कहां लेंगे? पहली बार मेरा बिजनेस ईडी क्लासेस मैंने मई महीने से चालू किया, तो फिर अप्रैल से कहां? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ, अगर आपका नया बिजनेस है, पहली बार आप मई से स्टार्ट कर रहे हो तो ओके, बट अगर आपका पुराना बिजनेस चलते आ रहा है तो आपको अप्रैल से ही, 1 डे से ही आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये कंसेशनल स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। आप बीच ईयर से आप ये स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, ओके? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है देखो कि मान के चलो ये 1 अप्रैल है आपका, ये चालू हो गया 31 मार्च तक, ओके? सर समझ में आ गया। अब आपने यहां पे डिसाइड किया कि आपको कंसेशनल रेट स्कीम में जाना है, कंसेशनल रेट स्कीम में जाना है। बट देखो गाइस क्या हुआ कि आपको यहां से यहां तक तो आपका टर्नओवर 20 लाख था और हमारी लिमिट ही 20, जब तक 20 लाख नहीं होता तब तक हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे बराबर, तो यहां पे मेरा 20 लाख क्रॉस हो गया। अब मैंने यहां पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, और पूरे साल भर का मेरा टर्नओवर हो गया, लेट से पूरे साल भर का अगस्त से लेके तो मार्च तक मेरा टर्नओवर हो गया और 15 लाख का, राइट? तो सवाल ये उठा कि मुझे टैक्स अब 20 + 15 पे भरना है या फिर मुझे टैक्स सिर्फ 15 लाख पे भरना है? गाइस ध्यान दो, अगर आपको एग्रीगेट मतलब जो 50 लाख की लिमिट निकालना है, देखो ध्यान से सुनो, 50 लाख की जो लिमिट निकालना है उसके लिए तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च का देखना पड़ेगा, पूरे साल का। बट जो टैक्स भरना है आपको वो केवल आपको अगस्त से मार्च तक का, मतलब जिस दिन यू आर लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, आप जिस दिन लायबल हुए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वहां से लेके तो लास्ट ईयर एंड तक, मतलब जितना टर्नओवर आपका 15 लाख का, उतने पे ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो आपको जो 50 लाख की लिमिट है, देखो हम 50 लाख के लिमिट के लिए तो पूरे साल का टर्नओवर देखेंगे, क्योंकि अगर आप 50 लाख तक ही आपका टर्नओवर तो ही हम लोग कंसेशनल रेट में जा पा रहे, तो वो 50 लाख के लिए तो हम लोग पूरे साल भर का लिमिट देखेंगे। लेकिन टैक्स पे करने के लिए देखो, टैक्स पेमेंट के लिए 20 लाख के बाद का टर्नओवर ही कंसीडर करेंगे, वही वहां पे लिखा हुआ है, राइट? अरे समझ में आया? तो वो पूरा पॉइंट, वो जो पूरा प्यारा है उसमें ये ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। अरे ध्यान में आया? तो देखो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेशनल रेट सेम पॉइंट से कंडीशन से 3%, जो लोग कंपोजिशन में नहीं जा पा रहे थे वो लोगों के लिए 3% वाली स्कीम रहा। लेकिन ध्यान देना,
3% फॉर सीजीएसटी और 3% फॉर एसजीएसटी। सर आईजीएसटी 6 पर, अरे नलायक लोग, अभी बता इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड ही नहीं है, तो आईजीएसटी आने का यहां पे कोई सवाल नहीं उठता। अरे समझ में आया, ये दोनों स्कीम ऑप्शनल है। अगर आपका टर्नओवर वो लिमिट से कम है पर फिर भी आपको नॉर्मल स्कीम में जाना है, आप जा सकते हो। ये दोनों स्कीम ऑप्शनल है गाइज, इतना पढ़ के जाओ और पक्का आपको कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी गाइज। रिवाइज करो। थैंक यू सो। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.